विवाह योजनाएं। इस दृश्य के अगले दिन, उस समय जब देवराय प्रायः अपने कार्यालय जाते मार्ग में मैडम दांगलार से संक्षिप्त भेंट किया करता था, उसकी कूपे आंगन में दिखाई नहीं दी। इसके स्थान पर उसी समय लगभग 12:30 बजे मैडम दांगलार ने अपनी गाड़ी मंगवाई और बाहर चली गई। दांगलार इस प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने पर्दे के पीछे से उसे जाते देखा। उसने आदेश दिया कि जैसे ही मैडम लौटे उसे सूचित किया जाए, पर 2 बजे तक वह वापस नहीं आई। तब उसने अपने घोड़े जुतवाए और सभागृह चला गया, जहां उसने बजट के विरोध में बोलने हेतु अपना नाम लिखवाया। दोपहर और 2 बजे के बीच दांगलार अपने अध्ययन कक्ष में रहा, अपने प्रेषणों की मुहरें तोड़ता हुआ और अंकों के एक के ऊपर एक ढेर लगाते हुए क्रमशः अधिक उदास होता गया। उसने कुछ आगंतुकों से भी भेंट की, जिनमें मेजर कावाल कांति भी था, जो सदैव की भांति नीले वस्त्रों में कठोर और समयनिष्ठ पूर्व दिवस नियत समय पर बैंकर के साथ अपना कार्य पूर्ण करने पहुंचा। विवाद के दौरान दांगलार ने तीव्र उत्तेजना के लक्षण दिखाए और विशेषतः सरकार पर अपने प्रहारों में सामान्य से अधिक तीक्ष्ण था। सभागृह से निकलकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और उसे शांजलीजे मार्ग के संख्या 30 पर ले चलने को कहा। मोंटे क्रिस्टो घर पर था, पर उसके पास एक आगंतुक था। अतः उसने दांगलार से अनुरोध किया कि वह कुछ क्षण प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करे। प्रतीक्षा करते समय द्वार खुला और उसने एक व्यक्ति को भीतर प्रवेश करते देखा, अब्बे के वेश में। वह व्यक्ति दांगलार की भांति प्रतीक्षा करने के स्थान पर घर का अधिक परिचित आगंतुक प्रतीत हुआ। उसने प्रणाम किया, भीतर के कक्ष में चला गया और अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षण बाद वही द्वार पुनः खुला और मोंटे क्रिस्टो प्रकट हुआ। क्षमा कीजिए प्रिय बैरन, उसने कहा, पर मेरे एक प्रिय मित्र अबे बुसोनी, जिन्हें आपने अभी प्रवेश करते देखा, अभी अभी पेरिस पहुंचे हैं। उनसे मिले बहुत समय हो गया था और मैं तत्काल उनसे स्वयं को अलग नहीं कर सका। आशा है ये कारण आपको प्रतीक्षा कराने के लिए मुझे क्षमा करने को पर्याप्त होगा। आप क्या कह रहे हैं? दांगलार बोला। मैं ही हूं जिसने अनुचित समय चुना। मैं अब भी चला जाता हूं। कदापि नहीं, इसके विपरीत। कृपया बैठिए। पर यह क्या, आप अत्यंत चिंतित प्रतीत होते हैं। सत्य कहूं, आप मुझे भयभीत कर रहे हैं। एक निरुत्साहित पूंजीपति धूमकेतु के समान होता है। वह सदैव किसी आने वाले महान अनिष्ट की सूचना देता है। समस्या यह है, दांगलार बोला, कि पिछले कुछ दिनों से मेरा भाग्य प्रतिकूल चल रहा है और मेरे पास जो भी समाचार आते हैं सब अशुभ होते हैं। ईश्वर रक्षा करे, मोंटे क्रिस्टो बोला। क्या आपको फिर से एक्सचेंज में हानि हुई? नहीं, कम से कम कुछ दिनों के लिए उस रोग से मुक्त हूं। नवीनतम समाचार, त्रिएस्ते में एक दिवालियापन है। सच? कहीं आपका दिवालिया जैकोपो मैनफ्रेडी तो नहीं? वही व्यक्ति। वर्षों से, न जाने कितने समय से, वह मेरे साथ प्रतिवर्ष 8 या 9 लाख फ्रैंक का व्यापार कर रहा था। कभी त्रुटि नहीं, कभी विलंब नहीं। वह अपने ऋण ऐसे चुकाता था जैसे कोई राजकुमार, या कहें भुगतान करने वाला राजकुमार। मैं उसे 10 लाख अग्रिम देता हूं और देखिए, पहली बार वह शैतान अपनी प्रेषण राशि रोक लेता है। क्या ऐसा? अद्भुत दुर्भाग्य। मैंने उस पर 6 लाख लिब्र का बिल निकाला, जो अनादृत लौट आया, और उसके अतिरिक्त मेरे पास 4 लाख फ्रैंक के विनिमय पत्र हैं, उसके हस्ताक्षर सहित, जो उसके पेरिस स्थित भागीदार द्वारा महीने के अंत में दिए थे। आज 30 तारीख है। मैं धन लेने भेजता हूं और जैसा आप अनुमान कर सकते हैं, भागीदार का कोई पता नहीं। इस स्पेनी प्रकरण के साथ कह सकता हूं, यह महीना मेरे लिए अत्यंत शुभ रहा। पर क्या वास्तव में उस स्पेनी प्रकरण में आपको हानि हुई? इसमें संदेह नहीं। 7 लाख फ्रांक से कम नहीं। आप जैसे अनुभवी लोमड़ी उस प्रकार कैसे फंस गए? यही तो बात है।
यह मेरी पत्नी का दोष है। उसने स्वप्न देखा कि डॉन कार्लोस स्पेन लौट आया है और वह स्वप्नों पर विश्वास करती है। वह कहती है, यह चुंबकत्व का प्रभाव है और जो वह स्वप्न देखती है, वह अवश्य घटित होता है। मैं उसे उसके विश्वासों पर जुआ खेलने देता हूँ। उसका अपना खाता है, अपना दलाल। उसने दांव लगाया और हार गई। निस्संदेह वह उसका धन था, मेरा नहीं। पर आप समझते हैं, जब 7 लाख फ्रैंक पत्नी की जेब से निकलते हैं, तो पति को कुछ तो अनुभव होता ही है। क्या आपको झांत नहीं था? जो हुआ, उसकी चर्चा सर्वत्र थी। हाँ, कुछ सुना था, पर विवरण नहीं जानता था। और फिर शेयर बाजार से संबंधित विषयों में मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ। आप एक्सचेंज में जुआ नहीं खेलते। मैं? आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि मैं खेलूं? अपनी आय का हिसाब ही कठिन पड़ता है। मुझे अपने प्रबंधक के अतिरिक्त एक लिपिक और एक लेखाकार भी रखना पड़ेगा। पर इस स्पेनी विषय में मुझे प्रतीत होता है कि बैरोनेस अकेली नहीं थी जिसने डॉन कार्लोस की वापसी का स्वप्न देखा। क्या समाचार पत्रों में इसका उल्लेख नहीं था? क्या आप समाचार पत्रों में छपी बातों पर विश्वास करते हैं? रत्ती भर भी नहीं। पर मैं यह अवश्य सोचता था कि ले मैसाजे नियम का अपवाद है और वह केवल प्रमाणित समाचार ही छापता है, टेलीग्राफ से प्राप्त समाचार। और वही तो समझ से परे है, दांगलार बोला। डॉन कार्लोस की वापसी का समाचार वास्तव में टेलीग्राफ से ही आया था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस महीने आपका लगभग 17 लाख फ्रैंक का नुकसान हुआ। लगभग का प्रश्न नहीं, यही सही आंकड़ा है। धत! मोंटे क्रिस्टो ने सहानुभूति से कहा। तीसरी श्रेणी की संपत्ति के लिए यह कठोर आघात है। तीसरी श्रेणी की संपत्ति, दांगलार ने किंचित आहत होकर कहा। आपका आशय क्या है? ओह, निस्संदेह, मोंटे क्रिस्टो बोला। मैं धनाढ्यों को 3 वर्गों में विभाजित करता हूं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी की संपत्ति वह है जिसमें चल अचल निधियां, भूमियां, खदानें और फ्रांस, ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड जैसे देशों के सरकारी बांडों से आय सम्मिलित हो और कुल योग कम से कम 10 करोड़ हो। द्वितीय श्रेणी वह जिसमें कारखाने, व्यापारिक उपक्रम, वायसरायत्व या रियासतें हों, जिनकी आय 15 लाख फ्रैंक से कम हो, पर कुल पूंजी लगभग 5 करोड़ हो। और तृतीय श्रेणी वह जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से आय, दूसरों की इच्छा या संयोग पर निर्भर लाभ, जो दिवालियापन या टेलीग्राफ संकेत से क्षतिग्रस्त हो सके, अवसरिक सट्टा और ऐसे उपक्रम जो भाग्य की सनकों पर निर्भर हों, जैसे प्रकृति की शक्तियों के समांतर कोई लघु प्रबलता। कुल मिलाकर कोई 15 लाख की वास्तविक या काल्पनिक पूंजी। क्या यह लगभग आपकी स्थिति नहीं? निश्चय ही, दांगलार बोला। तो इसका अर्थ है, मोंटे क्रिस्टो शांत स्वर में बोला, कि अभी जैसा एक 6 महीने का काल किसी तृतीय श्रेणी के घराने को मृत्युशैया पर पहुंचा सकता है। हम्म, तांगलार ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। इसे कहने का यह भी एक ढंग है। कहिए 7 महीने, मोंटे क्रिस्टो उसी स्वर में आगे बोला। क्या कभी सोचा है, 7 गुणा 17 लाख लगभग 12 लाख होते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि यदि कोई इन बातों पर अधिक विचार करे तो अपनी पूंजी जोखिम में डालने का साहस ही न करे। और पूंजी तो वित्तकार की त्वचा है। हमारे पास भव्य वस्त्र होते हैं जो हमारी साख हैं, पर मनुष्य मरते समय केवल अपनी त्वचा ही साथ ले जाता है। इसी प्रकार जब आप व्यापार छोड़ेंगे, आपके पास आपकी वास्तविक संपत्ति ही बचेगी, अधिक से अधिक 5 या 6 लाख, क्योंकि तृतीय श्रेणी की संपत्ति अपने प्रत्यक्ष मूल्य का 1/3 या चौथाई ही होती है। जैसे भाप और धुएं में घिरी रेल इंजन, जो दिखती विशाल है पर मूलतः एक मशीन भर। तो उन 5 लाख में से आप अभी 2 लाख खो चुके हैं, जो आपकी साख और काल्पनिक संपत्ति को उतना ही घटा देता है। इसका अर्थ है, प्रिय दांगलार, आपकी त्वचा पर एक घाव खुल चुका है, जो 4 बार दोहराया गया तो मृत्यु निश्चित।
तो सावधान रहिए। क्या आपको धन की आवश्यकता है? क्या मैं उधार दे सकता हूँ? आपकी गणनाएं सर्वथा त्रुटिपूर्ण हैं, दांगलार ने कहा, अपनी समस्त दार्शनिकता और छिपाव एकत्र करते हुए। मेरे खाते में सफल सट्टों से धन आता रहा है। घाव से निकला रक्त पोषण से भर गया। स्पेन में एक युद्ध हारा, त्रिएस्ते में पराजित हुआ, पर मेरी भारतीय नौसेना ने कुछ गैलियनों को अवश्य पकड़ा होगा और मेरे मैक्सिकी अन्वेषकों ने कोई खान खोज ली होगी। उत्तम, पर घाव का निशान बना रहता है। प्रथम हानि पर पुनः खुल जाएगा। नहीं, क्योंकि मेरा व्यापार निश्चितताओं पर आधारित है, दांगलार ने उस ठग सुलभ वाचालता से कहा जिससे वह अपनी साख का गुणगान करता था। मुझे गिराने के लिए 3 सरकारों का पतन आवश्यक होगा। ऐसा हो चुका है। और फसल का नष्ट होना भी। 7 मोटी और 7 दुबली गायों को स्मरण रखिए। या समुद्र का फटना, जैसे फिरौनों के समय। और तब भी अनेक समुद्र हैं, जहाज कारवां बनकर निकल जाएंगे। और भी उत्तम, 1000 गुना उत्तम, मोंटे क्रिस्टो बोला। मैं समझ गया, मैं भूल में था। आपकी संपत्ति द्वितीय श्रेणी में आती है। मैं उस सम्मान का आकांक्षी हो सकता हूं, दांगलार ने उस आत्मतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जो मोंटे क्रिस्टो पर वैसा ही प्रभाव डालती थी जैसा खंडहरों के ऊपर बनाए गए फीके चंद्रमा का। पर जब हम व्यापार की ही बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं मैं कावाल कांति के लिए क्या कर सकता हूं? यदि उसके पास आपके यहां कोई श्रेय हो और आप उसे अच्छा समझते हो, तो उसे कुछ धन दे दीजिए। उत्तम, वह आज प्रातः ही उपस्थित हुआ, 40,000 फ्रांक का बिल लेकर, जो आप पर दर्शनीय भुगतान हेतु खींचा गया था, अबे बुसोनी के हस्ताक्षर सहित, और आपके अनुमोदन के साथ मुझे अग्रेषित किया गया था। आप समझते हैं, मैंने उसे तुरंत उसके 40 नोट दे दिए। मोंटे क्रिस्टो ने पूर्ण अनुमोदन का संकेत करते हुए सिर हिलाया। पर यह सब नहीं, दांगलार ने आगे कहा, उसने अपने पुत्र के नाम पर हमारे यहां एक श्रेय भी खुलवाया है। यदि पूछने का साहस करूं, तो वह युवक को कितना दे रहा है? 5,000 फ्रांक मासिक, वर्ष के 60,000। मुझे आश्चर्य नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये कावालकांति बड़े भयभीत स्वभाव के होते हैं। एक युवक 5,000 मासिक में क्या करेगा? पर आप जानते हैं, यदि युवक को कुछ हजार और की आवश्यकता हो, न कीजिए। पिता आपको भुगतान करने को छोड़ देगा। आप इन इतालवी करोड़पतियों को नहीं जानते। ये वास्तविक कंजूस होते हैं। श्रेय किसने खोला? फैंसी फर्म ने, फ्लोरेंस की श्रेष्ठतम फर्मों में से एक। मैं यह नहीं कहता कि आपको हानि होगी, कदापि नहीं, पर अक्षरशः शर्तों का पालन कीजिए। आपको इस कवाल कांति पर विश्वास नहीं? मुझे? मैं उसके हस्ताक्षर पर उसे 1 करोड़ दे दूं। मेरे प्रिय महोदय, उसकी संपत्ति उसी द्वितीय श्रेणी में आती है जिसकी हम अब भी चर्चा कर रहे थे। फिर भी वह अत्यंत साधारण व्यक्ति प्रतीत होता है। मैं तो उसे मेजर से अधिक कुछ न मानता। वह सम्मानित होता, क्योंकि आप ठीक कहते हैं, उसमें देखने योग्य कुछ नहीं। पहली बार देखा तो मुझे वह एक बूढ़ा अवनत लेफ्टिनेंट लगा, पर सभी इतालवी ऐसे होते हैं, या तो पुराने सूदखोर लगते हैं या प्राच्य जादूगरों की भांति चकाचौंध कर देते हैं। युवक बेहतर है, तांगलार बोला। हाँ, कुछ संकोची, पर समग्रतः सम्मानजनक प्रतीत हुआ। मैं उसके लिए चिंतित था। क्यों? क्योंकि जब आप उससे मेरे घर मिले, वह समाज से उसका लगभग प्रथम परिचय था, ऐसा मुझे बताया गया। वह एक कठोर शिक्षक के साथ यात्रा करता रहा और कभी पेरिस नहीं आया था। ये उच्च वर्गीय इतालवी प्रायः अपने ही वर्ग में विवाह करते हैं, ना? दांगलार ने सहज भाव से पूछा।
अपनी संपत्तियां मिलाना पसंद करते हैं। सामान्यतः सत्य है, पर कवाल कांति एक विचित्र व्यक्ति है, जो किसी की भांति आचरण नहीं करता। मैं आश्वस्त हूँ, उसने अपने पुत्र को फ्रांस इसलिए भेजा है कि उसके लिए पत्नी ढूंढ सके। आप ऐसा सोचते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसकी संपत्ति के विषय में आपको क्या जात है? कुछ और सुनने को मिलता ही नहीं। कुछ कहते हैं उसके पास करोड़ों हैं, कुछ कहते हैं उसके पास एक कौड़ी नहीं। आपकी व्यक्तिगत धारणा, केवल धारणा, इस पर निर्भर मत रहिए। पर मेरा विचार ये है, ये प्राचीन पौदेश था, पूर्व कोंदो थियरी, क्योंकि कावालकांति वंश सेनाओं का नेतृत्व करता था और प्रांतों पर शासन करता था। इन्होंने लाखों धनराशि उन कोठरों में गाड़ रखी जिनका ज्ञान केवल पूर्वजों को था और जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा जाता रहा। प्रमाण यह है, वे सभी गणराज्यकालीन फ्लोरिनों की भांति शुष्क और पीले हैं, मानो उनके चेहरे इतने समय से सिक्कों को निहारते रहे हों कि उनका प्रतिबिंब बन गए हों। सही कहा, तांगलार बोला। विशेषतः इसलिए क्योंकि इनमें से किसी के पास भूमि का 1 इंच भी नहीं प्रतीत होता। अत्यल्प, कम से कम। कावाल कांति के विषय में मैं केवल लुक्का का उसका प्रासाद जानता हूं। हाँ, तो उसके पास प्रासाद है। दांगलार हंसा। यह भी कुछ है। हाँ, और वह उसे वित्त मंत्री को किराए पर देता है और स्वयं एक कुटिया में रहता है। मैंने कहा ना, मुझे वह कंजूस प्रतीत होता है। आप तो उसकी प्रशंसा नहीं करते। सुनिए, मैं उसे मुश्किल से जानता हूं। जीवन में 3 बार देखा होगा। जो जानता हूं, अबे बुसोनी से और उससे स्वयं। आज प्रातः वह अपने पुत्र की योजनाओं पर मुझसे बात कर रहा था और संकेत दिया कि इटली में बड़ी धनराशि निष्क्रिय पड़ी रहने से वह ऊब गया है और चाहे फ्रांस में चाहे इटली में ऐसा मार्ग ढूंढना चाहता है जिससे उसके लाखों धन उत्पन्न करें। तथापि मुझे कहना होगा, यद्यपि मुझे अब भी बुसोनी पर पूर्ण विश्वास है, मैं किसी बात की गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आपने मुझे ग्राहक भेजा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे अभिलेख में लिखने को यह उत्तम नाम है और मेरे कोषाध्यक्ष को, जिसे मैंने कावाला कांति के विषय में बताया, इस पर बड़ा गर्व है। हाँ, जिज्ञासा से पूछूं, जब ऐसे लोग अपने पुत्रों का विवाह करते हैं, क्या उन्हें दहेज देते हैं? परिस्थिति पर निर्भर है। मैं एक इतालवी राजकुमार को जानता था, स्वर्ण खान के समान धनी, टस्कनी के प्रमुख कुलों में, जो अपनी इच्छा से विवाह करने पर पुत्रों को लाखों देता और इच्छा के विरुद्ध विवाह पर मासिक 20 एकू पर छोड़ देता। यदि आंद्रिया ऐसा विवाह करे जिसे उसका पिता स्वीकार करे, तो वह उसे 1, 2 या 3 मिलियन दे सकता है। यदि किसी बैंकर की पुत्री से विवाह हो, तो वह अपने पुत्र के ससुर के व्यापार में भी रुचि ले सकता है। पर यदि पुत्रवधू उसे न भाए, तो तत्काल तिजोरी की चाबी घुमा देगा, 2 बार ताला जड़ देगा और आंद्रिया को पेरिस के किसी नवयुवक की भांति ताश चिन्हित कर पासे भरकर जीना पड़ेगा। लड़का किसी बावेरियन या पेरुवियन राजकुमारी को खोज निकालेगा। वह बंद मुकुट चाहेगा, ऐसा एल दोरादो, जिसमें पोटोसी बहती हो। नहीं, ये पार पर्वतीय अभिजात प्रायः सामान्य स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। वे जुपिटर के समान होते हैं। विभिन्न जातियों का संयोग उन्हें प्रिय होता है। पर बताइए, प्रिय तांगलार, आप स्वयं आंद्रिया से विवाह करने का विचार तो नहीं कर रहे? इतने प्रश्न पूछकर? कसम से, यह बुरा निवेश ना होगा, दांगलार बोला। और मैं तो सट्टेबाज हूं ही। पर आपकी पुत्री नहीं। दांगलार, क्या आप चाहते हैं अल्बेर बेचारे आंद्रिया का गला काट दे? अल्बेर, दांगलार ने कंधे उचकाकर कहा, उसे कोई चिंता नहीं। पर वह आपकी पुत्री से मंगनी कर चुका है। मेरा तो यही विचार था। सत्य ये है, मैं और मोरसेर्फ
इस विवाह पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, पर मोरसेर्फ की पत्नी और अल्बेर, आप यह तो नहीं कह रहे वह योग्य वर नहीं? एक क्षण, मेरा विश्वास है मादेमोजेल दांगलार मोरसेर्फ के योग्य है। मादेमोजेल दांगलार का दहेज निस्संदेह उत्तम होगा, मुझे संदेह नहीं, विशेषतः यदि टेलीग्राफ फिर अपनी शरारतें न करे। केवल दहेज ही नहीं, पर बताइए, अब जब विषय आया है, क्या आपने मोरसेर्फ और उसके परिवार को अपने भोज पर क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था, पर उसने कहा वह मोरसेर्फ की पत्नी के साथ द्वीप जा रहा है। उसे समुद्री वायु लेने की सलाह दी गई थी। अरे हाँ, दांगलार हंसा, वह उसके लिए उत्तम होगी। क्यों? क्योंकि वही वायु है जो उसने युवावस्था में श्वास में भरी थी। मोंटे क्रिस्टो ने इस संकेत को अनुत्तरित जाने दिया, पर अंततः वह बोला, यद्यपि अल्बेर मादेमोजेल दांगलार जितना धनी न हो, आप यह तो स्वीकार करेंगे उसका नाम अत्यंत उत्तम है। हाँ, पर मुझे अपना नाम भी प्रिय है, दांगलार बोला। सही, आपका नाम लोकप्रिय है, और जिस उपाधि से उसे विभूषित किया गया, उसे उसने गौरव भी दिया। पर आप इतने बुद्धिमान हैं कि समझते होंगे, कुछ पूर्वाग्रह इतने गहरे जमे होते हैं कि मिटाए नहीं जा सकते। और 5 शताब्दियों पुरानी उपाधि, 20 वर्षों पुरानी उपाधि से श्रेष्ठ मानी जाती है। और इसी कारण, दांगलार ने व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा, मैं अल्बेर दे मोरसेर्फ की अपेक्षा आंद्रेया कावालकांति को अधिक पसंद करूंगा। फिर भी मेरा अनुमान है मोरसेर्फ कावालकांतियों से पीछे नहीं। मोरसेर्फ, बताइए, प्रिय काउंट, आप कुलीन पुरुष हैं ना? मेरा तो यही विश्वास है। और वंश चिन्हों के जाता? कुछ कुछ। तो मेरे कुल चिन्ह का रंग देखिए, वह मोरसेर्फ के रंग से अधिक सूखा है। कैसे संभव? क्योंकि यद्यपि मैं जन्म से बैरन नहीं, पर मुझे कम से कम दांगलार कहा जाता है। तो जबकि उसे मोरसेर्फ कहा ही नहीं जाता। क्या उसे मोरसेर्फ नहीं कहा जाता? रत्ती भर नहीं। आइए भी, मुझे किसी ने बैरन बनाया, अतः मैं हूं। उसने स्वयं को काउंट बना लिया, अतः वह नहीं है। असंभव। सुनिए, प्रिय काउंट, दांगलार बोला, मोरसेर्फ मेरा 30 वर्षों से मित्र, या कहें परिचित है। आप जानते हैं, मैं अपने कुल चिन्ह को अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि मैं अपना मूल नहीं भूला। यह महान विनम्रता या महान गर्व दोनों का प्रमाण हो सकता है, मोंटे क्रिस्टो बोला। जब मैं लिपिक था, मोरसेर्फ मात्र मछुआरा था। तब उसका नाम क्या था? फरना। केवल फरना? फरना मोंदेगो। निश्चय? क्या मैं नहीं जानता? उसने मुझे बहुत सी मछलियां बेची हैं। तो आप अपनी पुत्री उसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फरना और दांगलार दोनों उन्नत हुए, दोनों कुलीन बनाए गए, दोनों समृद्ध हुए, और एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं, सिवाय कुछ बातों के जो उसके विषय में कही गईं और मेरे विषय में नहीं। कौन सी बातें? कुछ नहीं। ओह, अब स्मरण हुआ, फरना मोंदेगो नाम मैंने यूनान में सुना था, अली पाशा के प्रसंग में। ठीक वही। यही रहस्य है, दांगलार बोला। स्वीकार करता हूं, मैं बहुत कुछ देकर भी इसे जानना चाहूंगा। यदि सचमुच चाहें तो कठिन नहीं। कैसे? आपका कोई पत्र व्यवहारी यूनान में होगा? निस्संदेह। यानीना में? मेरे संबंध सर्वत्र हैं। तो उसे लिखिए और पूछिए,
अली तैबेलिन के पतन में फरनान नामक फ्रांसीसी ने क्या भूमिका निभाई? बस आज ही लिखूंगा। दांगलार उछल पड़ा। लिखिए। निश्चित। और यदि कोई कलंक निकले, आपको बताऊंगा। मुझे प्रसन्नता होगी। दांगलार शीघ्रता से कक्ष से निकला और एक ही छलांग में अपनी गाड़ी में जा बैठा।